साथ साथ में माता सावित्रीबाई फूले जब वो लोग खेत में काम करते थे तो पेड़ की टहनी को काट कर रेत पर उनको अक्षर लिखना सिखाया करते थे, बोलना सिखाया करते थे। और कई बार तो पेड़ की टहनी भी नहीं मिलती तो अपनी उंगली से ही अक्षरों का ज्ञान उनको सिखाया करते थे और उच्चारण करते थे। और यही मुहिम आगे चलकर इतनी बड़ी बनी कि माता सावित्रीबाई फूले के साथ साथ में ज्योतिराव फूले जी ने भी शिक्षा ग्रहण की। और जब शिक्षा दोनों ने ग्रहण की और जब उन्होंने एक मुहिम चढ़ाई कि जिस तरह से हम लोग पढ़े इसी तरह से हम लोगों को भी पढ़ाए, तो साथियों जो ब्राह्मणवादी अवस्था के लोग थे उनकी चूल्हे हिलने लगी और उनके सीने पर सांप रेंगने लगे कि ये दो कोड़ी के व्यक्ति ये हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं, ये छोटी छोटी बच्चों को शिक्षा देंगे। तो साथियों पुणे में बहुत बड़ी सभा बैठाई गई और वो सभा बैठाने वाले ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग थे। और वहां पर उन्होंने ज्योतिराव फूले के पिता को बुलाया और उन्होंने कहा कि आपके पुत्र वधूर आपका पुत्र हमारे धर्म ग्रंथों का और हमारे धर्म का अपमान कर रहा है, तो आप इनकी शिक्षा पर लगाम लगाने का काम कीजिए और इनको मना कीजिए या किसी भी तरह से किसी भी लड़की को या किसी भी बच्चे को शिक्षा ना दे। जब वहां पर ये बहुत बड़ी सभा बुलाई गई तो जब सभा में ये निर्णय हुआ तो माता सावित्रीबाई फूले वहां पर पहुंचती हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से मेरी बहन कह रही थी कि घर में भी हम अगर बाहर से कोई आ जाए तो अपने परिवार के साथ में चाय नहीं पी सकते, आज भी इस तरह की रूढ़िवादी परंपरा, इस तरह की छोटी सोच हम लोग रखते हैं। तो उस समय की बात कर रही हूँ मैं, आज से 150 साल पूर्व की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जरूरी हो जाता है कि आधुनिक युग में अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो उसके पीछे संदर्भ क्या है और आज क्यों जरूरी है उनकी बात करना, क्यों जरूरी हो जाता है उनके संघर्ष पर चर्चा करना। तो जब उन्होंने वहां पर माता सावित्रीबाई फूले उस सभा में पहुंची तो उन्होंने कहा, हे सभा के सांसदों, मुझे यह बताइए जब निर्णय मेरे लिए लिया जा रहा है तो मेरी भी सुनवाई होनी चाहिए। तो फिर वहां पर जो ब्राह्मणवादी अवस्था के लोग थे तिल मिला गए, वो कहते अरे इसने फिर से धर्म भ्रष्ट कर दिया, इसको भगाओ यहाँ से, महिलाओं को पुरुषों के बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। और इस बात से इतना नाराज ज्योतिबा फूले जी के पिताजी हुए, उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह से लताड़ा और साफ साफ चेतावनी दे दी कि आप दोनों यहाँ से चले जाइए। लेकिन वहां पर माता सावित्रीबाई फूले नहीं रुकी और उन्होंने कहा जब निर्णय मेरे लिए लिया जा रहा है ना तो मेरा भी बोलना जरूरी है और आप लोगों का भी जानना जरूरी है कि ये लोग आखिर मुझे किस बात का दंड दे रहे हैं, किस बात के लिए बैठक बुलाई है, किस बात के लिए इस सभा में मेरे लिए जो निर्णय लिया जा रहा है आखिर वो क्यों लिया जा रहा है। तो तब एक ब्राह्मण व्यक्ति ने खड़े होकर बोला कि आप बहुत अनर्थ कर रही हैं, घोर अपराध कर रही हैं, आप हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान कर रही हैं, क्योंकि आप एक महिला होकर और वो भी दलित महिला होकर शिक्षा ले रही हैं और उसके बाद में आप शिक्षा देने का भी काम कर रही हैं, तो आप बहुत बड़ा अनर्थ कर रही हैं। इसलिए आप शिक्षा लेनी बंद कीजिए ताकि हमारे धर्म ग्रंथों का जो अपमान हो रहा है वो ना हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं उस समय साथी जो मनुस्मृति थी, मनुस्मृति के तहत जो कानून बनाए गए थे उनके तहत जिस तरह से कानूनी व्यवस्था उस समय से लोग जो बहुजन समाज के लोग थे उस तरह से कानून बनाकर उन पर थोपने का काम कर रहे थे। लेकिन धन्यवाद मैं देना चाहूंगी विलियम्स जॉन का, जिन्होंने की जो मनुस्मृति थी संस्कृत में उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और इंग्लिश में जब उसको ट्रांसलेट किया तो साथियों तमाम लोगों को पता चला कि मनुस्मृति नाम का कोई ऐसा ग्रंथ है जो इस देश के बहुत बड़े तबके को गुलाम बनाता है और खासकर महिलाओं के लिए तो यहाँ तक कह देता है कि महिला बचपन में अपने पिता के अधीन, जवानी में अपने पति के अधीन और बुढ़ापे में अपने पुत्र के अधीन रहेगी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के ऊपर कितनी बुरी तरह से पाबंदी लगाई गई थी और महिला को तो शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। यहाँ तक मनुस्मृति में लिखा था कि महिलाएं अगर प्राथमिक शिक्षा भी लेती है तो वो कहीं ना कहीं जो हमारे धर्म ग्रंथ है उनका अपमान करती हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए साथियों आप सबको याद दिला दूं कि मनुस्मृति के खिलाफ जो पहला आंदोलन भारत देश में किसी ने चलाया था वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले थे। लेकिन अगर मैं बात करूं उसको जलाने की तो 25 दिसंबर सन 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने महाराष्ट्र में उसको जलाकर आग के हवाले किया था। लोग कहते कि हमें आजादी 1947 में मिली, लेकिन अगर सही रूप से मैं बात करूं आजादी की तो 25 दिसंबर 1927 से हमारी आजादी के बाद बाबा साहब ने बोले। और उससे पहले इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, पेरियार जी, तमाम बहुजन समाज के ऐसे नेता महान पुरुष रहे जिन्होंने इन रूढ़िवादी परंपराओं से लोहा लेते हुए कहीं ना कहीं सच्चाई के मार्ग पर चले और इस देश के तमाम लोगों के लिए हक अधिकार सुनिश्चित कर गए। अब मैं आती हूँ उस सभा पर, क्योंकि बात सभा की चल रही है, क्योंकि इसको मैंने कोऑर्डिनेट इसलिए किया क्योंकि उस समय मनुस्मृति के तहत ही सारी व्यवस्था चल रही थी और कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणवादी लोग थे वो मनुस्मृति के तहत ही जो कानून